बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये फ़जर की नमाज़ के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और इंतज़ार मैं इसलिए कर रहा था सारी रात कि FIRs का पता चल जाए कि टोटल कितनी FIRs मेरे ऊपर अभी तक दी गई हैं। जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक लाहौर में FIR है, एक गुजरांवाला में FIR है, एक गुजरा में FIR है, 2 झंग में FIRs हैं और एक अटक में FIR है। बाकी FIRs का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये 6 FIRs मेरी इत्तला के मुताबिक, जिनमें से 5 की कॉपी गालिबन मेरे पास मौजूद है और 6 FIRs टोटल मेरे ऊपर दी गई हैं और ये पंजाब के अंदर FIRs हो रही हैं। कल मेरे घर से हथियार ले गई थी पुलिस, हमें उन्होंने निहत्था किया। मैं अपने और अपने घर वालों का सेल्फ़ डिफेंस अब नहीं कर सकता। मेरे तमाम लाइसेंस इन्होंने मनसूख कर दिए हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, जो बहुत हसास इदारे हैं, उन्होंने मुझे कई मरतबा इस बात से आगाह किया कि आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और आपको अपनी सिक्योरिटी अपने साथ रखनी है और आपको ज़रूरत है उसकी, क्योंकि आपकी लाइफ ख़तरे में है। कई दफ़ा उन्होंने कहा। तो उसके बाद फिर मैंने ये लाइसेंस वगैरह लिए थे और हथियार भी लिए थे, सिक्योरिटी भी थी और ये सब सरकारी अप्रूवल के साथ था और मैंने मकामी पुलिस को, सबको आगाह किया हुआ था, हर चीज़ की वेरिफिकेशन हुई थी। लेकिन वो अचानक उन्होंने रात गए कार्रवाई की और फिर मेरा सारा असला और चीज़ें लेकर चले गए। ये कार्रवाई करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर FIRs दी जाएंगी और कल रात गए इन्होंने FIR देना शुरू की और लगातार बहुत सारी FIRs हुई हैं 29/6/2022 को, यानी गुज़िश्ता रात को। अब वो FIRs के अंदर लिखा क्या है, ज़रा आप ये सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जुर्म क्या किया और मेरे ऊपर FIR क्या है। थोड़ा मुझे गौर से पढ़ना पड़ेगा, मैं इसको ज़रा करीब कर लेता हूँ अपने, ताकि मैं आपको आसानी से बताऊँ कि ये क्या है। FIR में लिखा है जी कि ये गुजरा वाली FIR मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें जो मुद्दई है वो ये कहता है कि बाज़ सियासतदानों और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने कसम खा रखी है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना और पाकिस्तान की अफवाज की ताकत को कमज़ोर करना है, दुश्मन के एजेंडे को ताकत देनी है, पाक फ़ौज के ग्राफ और इमेज को नुकसान पहुँचाना है। ये कि आईने पाकिस्तान में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, गुफ्तगू करना जुर्म है और पाकिस्तान के कानून में भी जुर्म है और मना है। ये कि पाकिस्तान की तारीख़ मुल्क के दुश्मन अनासर, इनके आला कारों से भरी पड़ी है। बिलाखिर मुल्क दुश्मन अनासर ख़ुद अपनी मौत मर जाते हैं। ये कि पाक फ़ौज को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, उसकी महारत और दलेरी को, उसके मुनज़्ज़म होने को तस्लीम करती है और पूरी दुनिया में पाक फ़ौज की इज़्ज़त है जो कि क़यामत तक रहेगी। ये कि इमरान रियाज़ ख़ान एंकर पर्सन ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की है, पाक फ़ौज की तौहीन करने की कोशिश की है और पाक फ़ौज के इमेज को, नेक नामी को नुकसान पहुंचाया है, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दह है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान रियाज़ ख़ान का ये फ़ेल पूरे पाकिस्तान में देखा और सुना गया, जिससे हर पाकिस्तानी का बशमूल साहिल का दिल दुखी हुआ है, जज्बात को ठेस पहुँची है। ये कि इल्ज़ाम अलैह ने पाक फ़ौज पर बेहुदा इल्ज़ामात लगाए हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना है। इन लोगों को शर्म व हया नहीं है कि पाक फ़ौज के 60,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। बकवास करने वालों की आज तक उंगली भी शहीद नहीं हुई। 2-2 टके के लोग पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो कि काबिल गिरफ्त है। अंदरी हालात इन्होंने लिखा, इस्तदा है इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ मंदरजा बाला दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार किया जाए। ये जी महबूब अली ख़ान, वल्द अख्तर अली ख़ान और ये तहसील गुजरा के रहने वाले हैं, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी है। इसके अंदर जो दफ़ात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन जो एक दफ़ा लगाई गई है 505, उसके बारे में हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि वो रियासत या कोई सूबाई या वफाकी हुकूमत लगा सकती है, कोई आज़ाद इंडिविजुअल वो दफ़ा नहीं लगा सकता, लेकिन वो लग गई है। 505C, 505(2)(109), 501, फिर इसके बाद जो है वो 4 दीगर एक्ट्स हैं और ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके इन्होंने ये FIR मेरे ऊपर दर्ज की है। हैरत की बात यह है कि जो 6 की 6 FIRs अब तक मुझे पता चली हैं, उन तमाम का मतन यही है, एक एक लफ्ज़ ऐसे ही लिखा हुआ है। यानी पाकिस्तान के 6 शहरों के अंदर 6 ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं या मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उन 6 के 6 लोगों को एक ही तरह का ख्याल आया, उन्होंने एक ही तरह की तहरीर बनाई
और एक ही वक्त में सारे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जाकर उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने एक ही वक्त में सारी एफआईआर दर्ज कर दी। अजीब नहीं लगता आपको? यानी एक एफआईआर, यानी मुझे इससे एक चीज समझ आती है कि ये एक ही दफ्तर में बैठ के एफआईआर लिखी गई है, इसका मतन तैयार किया गया एक ही दफ्तर में और उसको मुख्तलिफ शहरों में भिजवा दिया गया पुलिस के पास और उन्हें कहा गया कि आपने ये एफआईआर दर्ज करनी है, अपना मुद्दई तैयार कर लें। और पुलिस ने कोई भी मुद्दई खड़ा करके एक एक करके ये एफआईआर कर दी, क्योंकि वो तहरीर सारी की सारी एक जैसी है। जितनी भी, सब में उंगली भी नहीं कभी कटाई, अपनी उंगली भी शहीद नहीं करवाई, 2-2 टके के लोग और पाक फौज के खिलाफ जबान दराजी, मेरा दिल दुखा है, ये एक एक लफ्ज और एक एक जुमला जैसे शुरू होता है पहली एफआईआर में वैसे ही शुरू होता है आखिरी एफआईआर में, जैसे खत्म होता है पहली एफआईआर में वैसे ही खत्म होता है आखिरी एफआईआर में। ये तो मुमकिन नहीं है कि तमाम लोगों को एक ही तरह का ख्याल आ रहा हो और वो एक ही तरह के अल्फाज लिख रहे हों और एक ही तरह के जुमलों का चुनाव कर रहे हों। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये एक डेलिबरेट एफर्ट है और ये एक डिजाइन के तहत एफआईआर कटवाई गई हैं सारी की सारी। 6 मुझे मिल गई हैं, बाकी भी मिल जाएंगी। और ये किसी एक ऑफिस से बैठकर काम हुआ है, मुझे वैसे पता है। तो एक जगह से बैठकर ये काम हुआ है। कुछ 4 टीमें भी पुलिस की बनाई गई हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैं अपना जो लीगल राइट है जमानत का, उसको कोशिश करूंगा कि मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन अगर मुझे जमानत मिलने से पहले गिरफ्तार कर लिया तो मेरी कुछ वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और किन लोगों ने गिरफ्तार करवाया और उसके पीछे क्या चल रहा है। बहरहाल ये सारी एफआईआर थी, ये सारी सूरत हाल है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वैसे कहता नहीं हूँ ऐसी बात, ऐसा लगता है कि आदमी कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन वाकई तकलीफ़ होती है। ऐसे यहाँ दिल में आपको तकलीफ़ होती है जब आपके ऊपर एफआईआर आती है ना, इसकी गद्दारी की और बगावत की, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने की। मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों बोलूँगा? मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान की जुग्राफियाई हिफाजत करती है फ़ौज, यहाँ एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। इस आदमी ने कभी जुग्राफिया देखा भी नहीं हुआ जिसने एफआईआर दी है। मैं एक एक बॉर्डर पे गया हूं अपनी फ़ौज के लिए, मुश्किल और आसान दोनों तरह के हालात में गया हूं। सियाचिन से लेकर कराची के समुद्रों तक, सरक्रीक तक मैंने इनकी कवरेज की है। मेरे से ज़्यादा मेरी फ़ौज से प्यार करते हैं आप, सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ौज जानती है, फ़ौज का एक एक जवान जानता है, एक एक ऑफिसर जानता है, सबको पता है कि मैं फ़ौज से प्यार करता हूं। मेरी जान है अपनी फ़ौज के अंदर और फ़ौज वाकई मेरे से प्यार करती है, मुझे इस बात का भी पता है, मुझे उनका फीडबैक भी आता है। और ये एफआईआर जो है इनकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन दिल को तकलीफ होती है। यानी जब आप ये कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा हुब्बुल वतन हूं और ये आदमी गद्दार है या बागी है या अपनी फ़ौज से नफरत करता है, मुझे आप उस सफ़ में खड़े कर देते हैं जहां पे लोग फ़ौज की वर्दी के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। मुझे वहां खड़ा करते हैं जो पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे पाक फ़ौज से कभी कोई गिला नहीं रहा और ना कभी होगा। मुझे एक पॉलिसी से गिला है और वहां मैं सवाल उठाने में हक बजानिब हूं। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं और जवाब मांगता हूं, और वो भी आइन और कानून के दायरे के अंदर रहता हुआ। अब उसके बदले में आप मेरे हथियार छीन लेंगे, मुझे निहत्था करेंगे। पहले आपने मेरे से मेरा चैनल छीन लिया, मुझे टीवी चैनल से ऑफ एयर किया, मुझे निहत्था किया वहां पे भी। अब मेरे जो फिजिकल आर्म्स थे वो भी आपने मेरे से ले लिए कि मैं अपनी और अपने घर वालों की सेल्फ डिफेंस ना कर सकूं। कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी गिला नहीं है, लेकिन ये जो बार बार हमारी पीठ में खंजर घोंपा जाता है ना, गद्दारी और बगावत के मुकदमात का, इससे बड़ी तकलीफ होती है, वाकई होती है, बुरा लगता है। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। अब इसके ऊपर मैं और क्या बात करूं, मेरे ख्याल में वापस आते हैं अपने रूटीन के मामलात की तरफ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि JUI के साबिक नायब अमीर मौलाना गुल नसीब ने इंकशाफात कर दिए हैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। कुछ दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। एक किताब भी मेरे हाथ आई है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बहुत कुछ बता रही है, उनकी पार्टी के बारे में। मैं उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कम मिलता है, लेकिन जब वो किताब मैं पढ़ लूँगा तो बहुत सारे हकायक आपके सामने लेकर आऊँगा और बहुत सारे पोल उस किताब के अंदर खुले हुए हैं। अभी एयरवे का जो प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाया। जब शूरा इजलास में पूछा गया तो इमरान खान यहूदी एजेंट है तो सबूत दें ताकि हम सारे भी इल्ज़ाम लगाएं, तो फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना
बस एक सियासी बयान है। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक सियासी, ये तो झूठ है फिर, यानी सियासी बयान आप कह के निकल जाते हैं झूठ बोल के। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनकी पार्टी के लोगों को यह कहा कि एक्चुअली इमरान खान यहूदी एजेंट नहीं है, ये मैं झूठ बोल रहा था, यानी सियासी बयान दे रहा था। यही बात है ना, यही उन्होंने कहा और यही क्लेम किया मौलाना गुल नसीब ने। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि दीन की बातें करने वालों का सियासी बयान देने से क्या ताल्लुक है। फजलुर रहमान अमेरिका के हामी हैं और वो अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं बल्कि हामी हैं। उन्होंने कहा JUI शख्सी तसल्लुट से आज़ाद हो जाए तो वापस जाने को तैयार हो। पार्टी में वापस गए तो JUI इमरान खान से इत्तेहाद करेगी। उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने ये भी कहा कि इनको बैरून मुल्क से फंडिंग भी आती है फजलुर रहमान साहब की जमात को। तो अब फजलुर रहमान साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम इकट्ठे हो गए। एक ये कि उन्होंने इसराइली सफ़ीर से मुलाकात की, एक ये कि वो अमेरिका के हामी हैं, दूसरा ये कि इमरान खान पे उन्होंने झूठ बांधा कि वो यहूदियों का एजेंट है, चौथा इल्ज़ाम ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर से फंडिंग भी आती है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब इसका क्या जवाब देते हैं। जवाब से ख्वाजा आसिफ साहब को सवाल पूछा गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आज छुट्टी है और छुट्टी तो बहुत जल्द होने वाली है। तो इस सवाल जवाब से मुझे एक बात याद आ गई। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। और डॉक्टर इतना सियाना है जो इसहाक डार साहब का है कि उसने कभी इजाज़त नहीं दी इसहाक डार साहब को पाकिस्तान ट्रेवल करने की कि बीमार आदमी है ना जाए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में हुकूमत बन गई, हालात साजगार हो गए, मामला तय हो गए, तो अब इसहाक डार साहब को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त उनका डॉक्टर दे रहा है कि अब आप ठीक हैं, अब आप पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इस पर रहीक अब्बासी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है और उन्होंने DGI-SPR साहब से यह सवाल उठाया। यानी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में लिखा कि जनरल बाजवा साहब को इटली के सफ़ीर ने यह बताया था कि इसहाक डार ने किस तरह उनसे रिश्वत और कमीशन मांगा था और सुना है अब वो मफरूर मुजरिम साफ शफाफ होकर वज़ीर ख़जाना बनने आ रहा है। इस पर भी किसी TV चैनल पर मौक़िफ़ दे दें। ये DGI-SPR को उन्होंने ये कहा और जो उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी साहब ने जो लिखा था वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कॉलम का हिस्सा। उन्होंने कहा हम अब आते हैं वेस्पा के इशू पर। स्टेफनो पोंटे कोरोवो ये पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर थे, ये आजकल अफगानिस्तान में नेटो के सिविल नुमाइंदे हैं। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि वेस्पा पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वेस्पा की इंतज़ामिया से कमीशन मांग लिया। जनरल बाजवा ने यह इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। कमेटी में शामिल तमाम लोगों ने यह बात सुनी थी, लेकिन किसी ने इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी थी। मैंने भी ये बात 2017 में सुनी थी और इसकी तस्दीक भी की थी। इस मीटिंग में मौजूद लोग आज भी जिंदा हैं और आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। हुकूमत वेस्पा और स्टेफनो से भी पूछ सकती है और जनरल बाजवा भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लें ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या गलत। ये सिर्फ अल्लाह जानता है, जिसको हम सब ने जान देनी है या इस तरह का कोई जुमला होगा। बहरहाल ये जावेद चौधरी साहब ने लिखा था, ये मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया। अच्छा, इसी कमीशन के मामले के ऊपर एक और ट्वीट है और वो बड़ा खौफनाक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो बहुत करीबी हैं PMLN के साहब जिन्होंने वो ट्वीट किया है या उसके ऊपर जो तफसीलात उन्होंने बोली हैं, अब वो ट्विटर के ऊपर मौजूद है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये हुआ यह है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है। अनीक नाजी साहब है, नज़ीर नाजी साहब के बेटे हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, बड़ा अच्छा इनका उनसे ताल्लुक़ है। तो उन्होंने लिखा कि मरियम औरंगज़ेब ने एक्सटेंशन के लिए चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से 20 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल कर दिए। और ये वही सलीम बेग है जिसने मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब को 7 करोड़ रुपया देकर PIO का ओहदा लिया था। ये अनीक नाजी ने इंकशाफात किए हैं। बहरहाल अब अनीक नाजी जाने और PMLN जाने और मरियम औरंगज़ेब जाने, देखते हैं अब इनके बीच में मामलात कैसे तय होते हैं। नैब की तरामीम से जो है वो दिल नहीं भरा मौजूदा हुकूमत का, और अब वो नैब के अंदर मजीद तरामीम करने जा रही है। और वो क्यों करने जा रही है, उसकी कुछ रीज़न हैं, कुछ और बड़े लोगों को बचाना है। हुकूमत की एक बार फिर नैब तरामीम एक और मुसवदा उन्होंने तैयार कर लिया और अब बड़े बड़े नैब के चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। प्ली बारगेन से केस के बाकी मुल्ज़िमान मुतासिर नहीं होंगे।
तरमीम को आइंदा काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम की करप्शन नैब के दायरे इख्तियार में आएगी। जो शख्स जिस इलाके में जुर्म करेगा उसी इलाके की अदालत के अंदर उसका केस दायर होगा। इस तरमीम के बाद आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह के केसेस सिंध में मुंतकिल हो जाएंगे। लिहाजा इन तीनों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों के फ़ायदे होने जा रहे हैं नैब की नई तरमीम के बाद। तो ये लगता है ऐसा कि पीपल्स पार्टी की जो है वो डिमांड के ऊपर नैब की ये नई तरमीम जो है वो तैयार की गई हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी और खबरें भी हैं आपको मैं बताऊंगा और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में तफसीलात आपको बताएंगे बाद में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।